नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ और नई बातें करने। दोस्तों, बात शुरू करने के पहले आपसे अपील कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे वैसे नहीं लगते इसके। और वीडियो अगर पसंद आ रहे हों तो शेयर करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो इस अपील के बाद मैं बात करना चाहता हूँ। आज थोड़ी सी बात करेंगे बांग्लादेश की और थोड़ी हिडनबर्ग रिपोर्ट की और मणिपुर। तो साथियों, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुए 5-6 दिन हो गए, लेकिन अभी भी वहाँ शांति नहीं बहाल हुई है। नए प्रधानमंत्री ने शपथ भी ले ली, अंतरिम सरकार बना ली है उन्होंने, लेकिन अभी भी वहाँ पर हत्याएं हो रही है, मारपीट हो रही है, हमले हो रहे हैं और ख़ास तौर से कहा जा रहा है कि हिंदुओं के घरों को तोड़ा जा रहा है, उसकी लड़कियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। मैं ये भी कह देता हूँ यहाँ पे कि ये जो खबरें आ रही है, ख़ास तौर से जो हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें हैं, उनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि ऐसे कई चीज़ें आई है कि वो दूसरी जगह के फ़ोटो दिखा करके बता रहे हैं कि ये या पुरानी घटनाएं जो 2021 में हो गई, 2020 में हो गई, उन घटनाओं का जिक्र करके और ये कह रहे हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। ऐसी कई रिपोर्ट्स आई हैं, मुझे नहीं पता क्या है एक्चुअली, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है इसमें कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान में जो उसकी डामाडोल स्थिति हो रही थी, चुनाव में बुरी तरह मतलब हारने की स्थितियाँ बन गई थी, उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है, उसमें थोड़ी सांस आने लगी है। क्यों? कि उनको एक नया घृणा फैलाने का एक नया हथियार मिल गया, नया औजार मिल गया। वो अभी आप देखो, जितने भी गोदी मीडिया के चैनल्स हैं वो सारे के सारे इसी का प्रचार कर रहे हैं कि हिंदुओं को ये कैसे मार रहे हैं, हिंदुओं को कैसे चला रहे हैं, हिंदुओं को कैसे बलात्कार कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, और उससे यहाँ पर एक माहौल बना रहे हैं हिंदुस्तान में। बंगाल में क्या हो रहा है उसका तो किसी को पता नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में एक घृणा का माहौल बना रहे हैं और एक पर्टिकुलर एक वर्ग के प्रति नफ़रत फैलाने का जो काम कर रहे हैं, वो उनको एक औजार मिल गया है। तो ये लेकिन इसमें क्या हुआ है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद यहाँ आई इंडिया में, गाज़ियाबाद के किसी होटल में ठहरी और काफ़ी टाइम तक 4-5 दिन से वो यहीं है, 5-6 दिन से। और अभी उसने ये घोषणा कर दी है, पहले ये था कि वो इंग्लैंड, लंदन जा रही है या फिनलैंड की सदस्यता लेने की, शरण लेने की कोशिश में है, और पता नहीं 2-3 जगह के नाम और कंट्रीज़ के नाम आए कि जहाँ पर वो ले सकती है। लेकिन आज उसने एक धमाकेदार बयान दिया है और उसने कहा कि मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, मैं भारत से बांग्लादेश ही जाऊँगी, थोड़ी सी स्थितियाँ ठीक हो जाए मैं बांग्लादेश जाऊँगी। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि मेरी राजनीतिक पारी ख़त्म हो गई है,
वो मुगालते में हैं। मैं संघर्ष करना जानती हूँ, मैं संघर्ष करूँगी, और वहाँ जो अवामी लीग के, हमारी पार्टी के लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, मैं उसका विरोध करूँगी, और वहाँ जो हिंसा फैल रही है उसको मैं रोकने के लिए वहाँ जाऊँगी। दरअसल उसने ये भी कहा कि मैं तो आई इसलिए थी कि वहाँ जो हिंसा फैल रही है वो रुक जाए। मेरे प्रति जो गुस्सा है और मेरी पार्टी के प्रति जो गुस्सा है जो फैलाया गया है नहीं एक्चुअली, वो उसको जो है कम करने के लिए मैं वहाँ से निकल आई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बांग्लादेश की राजनीति छोड़ दी है या बांग्लादेश से मैं प्यार नहीं करती हूँ। मैं बांग्लादेश में ही रहूँगी और वहीं पर मेरे पार्टी के लोगों को, देश के आम लोगों को बचाने का और उनके उसका हौसला बढ़ाने का काम करूँगी। तो ये जो एक बयान आया है, इसने बंगाल में और भारत में दोनों जगह खलबली मचा दी कि ये क्या हो गया। हम तो ये तो सोच रहे थे कि ये तो चली जाएगी, लेकिन उसने ये बयान दे करके सबको चौंका दिया। उसने उस बयान में एक बात और कही। उसने कहा कि अगर मैं वो जो बांग्लादेश में द्वीप है उसको अगर मैं 3-3.5 किलोमीटर का कुल वो द्वीप है, आइलैंड, उसको मैं अमेरिका वो लेना चाहता था और मैंने उसको मना कर दिया। अगर मैं वो दे देती अमेरिका को तो मैं अभी भी बंगाल में ही राज कर रही होती। मतलब उसका साफ है कि मेरे देश की जनता मेरे खिलाफ नहीं है, मेरे को भगाने में अमेरिका का रोल ज़्यादा है, क्योंकि मैंने वो द्वीप नहीं दिया जिस पे वो एक सुरक्षा डिफेंस का अड्डा बनाना चाहते थे, और वहाँ से फिर सारे क्षेत्र को पे निगाह रखने का काम करना चाहते थे वो, और वो मैंने नहीं करने दिया। बीच में ऐसी खबरें भी आई कि चटगांव का कुछ हिस्सा और कुछ दूसरा हिस्सा मिला करके एक नया देश बनाने की बात चल रही थी। उसका मतलब बांग्लादेश को भी तोड़ना था और भारत के भी कुछ हिस्से को तोड़ना, और वहाँ पर एक नया देश बनाना था, और वो भी हसीना ने फेल कर दिया। इसलिए उसको उसके खिलाफ ये हिंसापूर्ण वातावरण बना और उसको जो है हटाया गया। खैर, ये तो हुई बात। दूसरी बात मैं मणिपुर की करना चाहता हूँ। मणिपुर में आप जानते हैं कि पिछले 1 साल से लगातार हिंसा हो रही है और आपस में गृहयुद्ध की स्थिति है। वहाँ की सरकार बिल्कुल निकम्मी साबित हुई है। केंद्र सरकार में तो प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यवहार तो ऐसा लगता है जैसे मणिपुर भारत का हिस्सा ही नहीं है, और जिस तरह के विविध वीडियो वहाँ से आए हैं जिसको कोई शरीफ आदमी देख कर के शर्मसार हो जाए, ऐसे वीडियो देखने के बाद भी वहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और अभी भी वहाँ पर वहाँ के लोग जो कैंपों में रह रहे हैं और अपने घरों में भी दुबके हुए रह रहे हैं, वो अभी भी शांति की तलाश में हैं, लेकिन वहाँ शांति नहीं हो रही है। कल भी गोलीबारी हुई है और 4 लोग मारे गए हैं। तो मणिपुर एक नासूर सा बन गया है भारत के लिए, और वो वैसा ही है जैसा कश्मीर है। पश्चिमी बॉर्डर पे कश्मीर और पूर्वी बॉर्डर पे मणिपुर, तो दोनों बॉर्डर पे एक अशांति और हिंसा का साम्राज्य कायम हो गया हो, ऐसा लग रहा है। अभी दोस्तों एक हिडेनबर्ग की रिपोर्ट और आई है।
वो ऐसे समय में आई जब संसद चल रही थी और उसी रोज़ बंद हो गई। अब सवाल ये है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में नए ताज़ा खुलासा हुए हैं और उसने ऐसे खुलासे किए हैं कि जिससे नरेंद्र मोदी की सरकार, सेबी और अडानी तीनों सांसत में हैं। क्योंकि पहले जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट 1, उसमें जो उसने आरोप लगाए थे कि भारत से मनी लॉन्ड्रिंग होकर के विदेश, मॉरिशस वगैरह में जो कंपनियां बना रखी हैं उनके भाई साहब ने, विनोद अडानी ने, उसमें जाता है वो पैसा और फिर वो वहाँ से वापस यहाँ अडानी की कंपनियों के भाव शेयर खरीदने में लगाते हैं और इस तरह से अडानी कंपनी के शेयर जो हैं उनको ज़्यादा वैल्यू में ख़रीदा जा रहा है। उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए ये सारा खेल किया जा रहा है। ये रिपोर्ट उन्होंने 1 साल पहले लगभग दी थी और उसके बाद उस रिपोर्ट का इतना तहलका मचा कि अडानी साहब के जो ये कंपनियों के शेयर थे वो धड़ाम से नीचे गिर गए और 80% तक शेयर जो है कम हुए, मूल्य कम हो गए। अब लेकिन चूंकि मोदी सरकार उनके साथ है और उस समय कोई जांच नहीं होने दी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी जांच कर लेगी। अब जो नई रिपोर्ट आई है उसने सेबी को भी टारगेट किया है कि ये जो माधवी पूरी चुग है, जो सेबी की डायरेक्टर है, ये गुजरात की रहने वाली है और सिंगापुर में कहीं इसका कारोबार था, रहती थी, लेकिन उसको सेबी की डायरेक्टर यहाँ चेयरमैन बनाई। और उसने जो है अडानी के शेयर्स में अपना पैसा निवेश कर रखा है। जब पैसा अडानी की कंपनियों में निवेश कर रखा है तो वो इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है और वो इस सेबी जो है इन कंपनियों की जांच नहीं कर सकती है, क्योंकि नेचुरली जब उसका इंटरेस्ट है तो वो उसको प्रोटेक्ट करेगी। तो ये जो बात अभी निकल के आई है, सेबी ने और अडानी ने दोनों एक ही भाषा में बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो भारत को कमज़ोर करने के लिए सारी बातें हो रही हैं। तो क्या सवाल है कि अडानी भारत है? भारत कैसे कमज़ोर होगा? अडानी कमज़ोर होगा। और अडानी को मजबूत करने का ठेका नरेंद्र मोदी ने लिया हुआ है, सारे देश ने थोड़ी लिया हुआ है। सारे एयरपोर्ट, सारे स्टेशन, सारे जल के पोर्ट, सब कुछ अडानी को दे रहे हैं और ब्लैकमेल करके जो इंडस्ट्रियां पर कब्जा किया जा रहा है, इन सब का अंत तो कहीं न कहीं होना ही है। लेकिन सरकार इस जांच को नहीं करवाएगी, ये स्पष्ट नज़र आ रहा है। सवाल ये है कि अब ये जांच कैसे हो। जेपीसी की बात कर रहे हैं तो सरकार तो मानने को तैयार नहीं है कि जेपीसी की जांच होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर में, चंद्रचूड़ के अंडर में अगर जांच हो और सीधे डायरेक्ट रिपोर्ट अगर चंद्रचूड़ को हो तो शायद इसकी जांच सही जांच संभव हो सकती है, अन्यथा तो लीपापोती है। तो ये वीडियो अब यहीं समाप्त करते हैं और एक बार फिर आपसे ये अपील करते हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके सुझाव और कमेंट हमें और बेहतर करने की तरफ अग्रसर करेंगे, प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। धन्यवाद, आपने हमारी बात सुनी।